हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आपका एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन लेकर जो है आपके सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए हम लोगों को बड़े हाव भाव से, बड़े बारीकता से इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा सॉल्यूशन को आप एक छोटे से सॉल्यूशन में करके उतने ही अंक हासिल कर सकते हैं जितने कि बड़े से बड़े सॉल्यूशन में आप हल करेंगे। तो बड़े चाव से इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4A पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 4A में आप लोगों को 9 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए गए थे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 10 में देखिए बड़ी थ्योरी के क्वेश्चन है थ्योरिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों को थ्योरी, बड़ी वाली थ्योरी जो होगी, बड़ी थ्योरी को हम लोगों को समेट के छोटा इक्वेशन बनाना है। तो एक हेडिंग पड़ी हुई है आपकी, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि जो भी आपका स्थितियां दी गई हैं बड़ी से बड़ी, उनको हमको मैथमेटिकली रूप में, गणितीय रूप में एक छोटे से समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। समीकरण को आप जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है। समीकरण की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें एक इक्वलिटी का निशान होता है। किसका निशान होता है? इक्वलिटी का, इस तरीके का। इसे कहते हैं इक्वलिटी का निशान, इक्वलिटी। ठीक, इक्वल का निशान कहते हैं। दो पक्ष होते हैं जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक आइडियल इक्वेशन देखने को मिलता है जिसमें एक पक्ष में या तो LHS में या RHS में अवयव सभी होते हैं। जो भी इक्वेशंस के अवयव हैं वो सभी एक पक्ष में पाए जाते हैं। सेकंड पक्ष में 0 लिखा होता है। जैसे आप लिख दें AX + B = 0। जैसे आप लिख दें AX² + का BX + का C = 0। जैसे आप लिख दें AX³ + का BX² + का CX + का D = 0। जैसे आप लिख दें AX³ + BX² AX⁴ + BX³ + का CX² + DX + का E = 0। ये आपके जो समीकरण लिखे हुए हैं, एक इसमें रैखिक समीकरण लिखा हुआ है। आपने द्विघात बहुपद या बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 9th में। तो उसमें जो है आपका एक तरीके से इक्वेशंस बताए जाते हैं, इक्वेशंस के टाइप बताए जाते हैं। बहुपद, द्विघात बहुपद, एक घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद है। तो ये सब देखिए इक्वेशंस हमने बना लिए हैं। तो हम लोगों को एक हेडिंग पड़ी हुई है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जो भी पोजीशंस दी गई हैं, जो भी स्थितियां दी गई हैं, जो भी लिखी हुई स्थितियां दी गई हैं, बड़ी से बड़ी थ्योरी के लिए स्थितियां दी गई हैं, उनको हमें समेट के एक इक्वेशन का रूप देना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ये इक्वेशन हम लोग जरूर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पे, या आप पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लास 10th के भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं समय अनुसार। तो उसको देखने के लिए एक नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है। तो उस मैसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका मैसेज टाइम से आने लगेगा। ठीक है, और जो है इस पर और भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनको जो है आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों की जो क्वेश्चंस की स्थितियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं, यानी कि बहुत बड़े क्रम में स्थितियाँ हैं। उनको हमको पढ़ के एक इक्वेशन के रूप में डालना है, केवल इक्वेशंस बनाना है। साफ लिखा हुआ है समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, एक इक्वेशन बनाना है आपको। ठीक, इसके साथ साथ बड़ी मेहनत से पढ़िए। यदि मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो मार्किंग कम रह जाएगी। मार्किंग कम रह जाएगी तो आप समझ सकते हो क्या कम रह जाएगा। हाँ, पीछे हो जाओगे, लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। ठीक, मेहनत कीजिए। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करनी है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना है। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीत निश्चित है लेकिन पढ़ाई में व्यस्त रहना है। जब मंजिल करीब हो, ठीक, तो मेहनत से पढ़ना है। तो हम लोग जो है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस को जो है एक तरीके से पढ़ लिया है। ठीक, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग पड़ी हुई है आपके सामने, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखें क्या स्थिति है। स्थिति ये दे रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306।
तो सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो लिखेंगे साफ साफ कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है, गुणनफल माने जानते हो क्या होता है, गुणा, इस तरीके का कितना है, इक्वल टू 306 है। अब हमें जैसे मान लीजिए पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ज्ञात नहीं करने हैं, केवल हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, उसके लिए इक्वेशंस बना दो, बस ये कहा गया है। तो देखिए क्रमागत संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्रम धन आगत। क्रमागत का मतलब अगर हम समझें क्रमागत है, क्रमागत तो इसका मतलब होता है क्रम प्लस आगत। इसका मतलब ये हुआ क्रम से मतलब एक सीक्वेंस से आगत मीन्स आती हैं संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो सीक्वेंस से आती हैं। हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस से आते हैं। कैसे आते हैं पता लग गया है, 1 1 जोड़ के। उसी तरीके से एलजेब्रिक यानी बीजगणितीय हमें संख्या लेनी पड़ेगी। तो पहली संख्या आप x अज्ञात मान के चलेंगे x, ठीक। तो दूसरी ऑटोमेटिक x+1 होगी, x+2 होगी, x+3 होगी। कहने का मतलब है सीक्वेंस में लेनी है, क्रम से वाली संख्या लेनी है। तो हम लोगों को यहाँ केवल 2 की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक। तो यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से लेंगे, x व x+1 है। पहला पूर्णांक अगर आप x ले रहे हो, पूर्णांक माने होता है पूरा अंक है, आधा अधूरा नहीं लेना है, डेसिमल यानी पॉइंट में नहीं लेना है, अपॉन में नहीं लेना है, पूरा अंक लेना है। धनात्मक लेना है तो देखिए ऋण नहीं लगाना है, माइनस चिन्ह नहीं लगाना है, केवल प्लस की वैल्यू लेनी है। दूसरी बात 2 की ज़रूरत थी तो आप 2 ले लीजिए, x और x+1, ठीक। अब प्रश्न ये कह रहा था, प्रश्नानुसार आपको ये बताया गया है, प्रश्नानुसार क्या बताया गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल 306 है, ठीक। तो हमने मान लिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। तो इनको आप लेंगे पहले यहाँ पे इस तरीके से है, इनका मल्टीपल करेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो आप दोनों धनात्मक पूर्णांक लेके इनका गुणा करेंगे और गुणा जो है, गुणा का फल यानी कि गुणनफल है जो, वो आपका 306 है। 306 है तो 306 के बराबर रखेंगे, है, गुणा कर लेंगे। तो पहला यहाँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माना था, दूसरा आपने x+1 माना था। अब इनका मल्टीपल करिए तो x का x में गुणा करेंगे तो x² होगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो x एकम x होगा, और इक्वल टू चल रहा है 306 है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, एक आइडियल इक्वेशंस को आपको बनाना है, ठीक, एक आदर्श समीकरण बनाना है। तो प्लस का 306 आप लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका रहेगा x² + x माइनस का 306 बराबर 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन चुका है, जो कि ये बता सकता है कि आगे अगर सॉल्व कर दीजिए तो आपके दोनों धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं करने हैं। हेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर राशि जो होती है समीकरण में, उसकी मैक्सिमम पावर आपकी अधिकतम घात 2 होती है। ऐसे समीकरण द्विघात समीकरण का प्रतिरूप कहलाते हैं। ऐसे समीकरण द्विघात समीकरण होते हैं, ठीक। तो हम लोगों को केवल इक्वेशंस बना के छोड़ देना था, ठीक। इसे आप नोट भी करेंगे साथ साथ, और स्थितियों को समझेंगे कि क्या स्थिति कही जा रही है, उसको बार बार जो है थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे और तभी कर पाएंगे, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा लगभग में। इसमें जो है केवल इक्वेशन बनाना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। भले ही आंसर्स में उसके आंसर दे रहे हैं, तो आगे हम लोग अभी और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उसमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हम लोग बताएंगे, तो वहाँ पे आप उस इक्वेशन को लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। आंसर शीट में आपका इक्वेशन नहीं दिया है, कुछ बुक्स में इक्वेशन दिया है, कुछ में आंसर दिए हैं, लेकिन आप इक्वेशंस बनाइए। पहले इक्वेशन बनाना सीखिए, समीकरण बनाना सीखिए, है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर भी आ जाएंगे, ठीक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 11 की तो काफ़ी बड़ी थ्योरी है, देखिए ध्यान से। 11 क्वेश्चन की बहुत बड़ी थ्योरी है। इसका सॉल्यूशन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है। रेलगाड़ी को देखा ही होगा आपने, एक समान चाल से ये रेलगाड़ी चल रही है। एक समान चाल का मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक ही गति को पकड़ते हुए चल रही है, एक ही चाल से चल रही है। यानी कि मान लीजिए 60 की स्पीड से चल रही है तो 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक। तो एक समान चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है।
तो यहाँ पे देखिए हम जो जो पढ़ रहे हैं वो लिख ले रहे हैं, चूँकि कुल दूरी आपको कितनी दे रहे हैं, कुल दूरी आपकी है 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी तय कर रही है। ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप भी चल रहे हैं जैसे, और आपकी चाल को कम कर दिया जाए, यानी आपकी स्पीड को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, तो आप जहाँ पहुँचोगे वहाँ सीधी बात है जल्दी तो पहुँच नहीं जाओगे। जब चाल कम हो जाएगी आराम से जाओगे तो लेट पहुँचोगे हैं। तो वही लिखा हुआ है उसमें कि 3 घंटे अधिक लेती है। कब? जब इसकी चाल आप कम कर देंगे हैं। कितनी कम कर देंगे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो चाल माननी चाहिए, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए इक्वेशंस बनाना है। अब समस्या ये है कि हमें कुल दूरी पता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल पहले मानेंगे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल है। अब यहाँ किलोमीटर में दे रहे हैं, घंटे में दे रहे हैं, तो आप चाल जो मानेंगे वो मान के चल रहे हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल आपने x किलोमीटर प्रति घंटे मान ली। ठीक, कुल दूरी आपकी कितनी दे रहे हैं? 480 किलोमीटर दे रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कुल दूरी आपकी है 480 किलोमीटर। कुल दूरी आपकी है 480 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको प्रश्नानुसार समय दे रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या क्या आ गया है देखिए ध्यान से, 3 घंटे अधिक समय लेती है हैं। चूँकि रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है, अधिक समय लेती है, यानी पूर्व समय से जो बाद का समय है वो 3 घंटे अधिक है, क्योंकि चाल आपने कम कर दी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले चाल मान के चले, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कुल दूरी 480 किलोमीटर है। यहाँ पे आप समय निकाल लीजिए, तब लगा समय, तब लगा समय। इसको आप T1 कह सकते हैं, प्रारंभिक समय, पूर्व का समय जब हमने चाल घटाई बढ़ाई नहीं थी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी है आपकी 480 किलोमीटर है, और चाल कितनी है आपकी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका घंटे में रह जाएगा क्योंकि किलोमीटर कट जाएंगे, तो आपका संभवतः रहेगा 480 बटे x घंटा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, इतने टॉपिक पहले समझिए। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, दूरी दी गई थी 480 किलोमीटर, समय आपने निकाल लिया दूरी बटे चाल। ठीक, अब आप एक समय वो निकालेंगे जब इसकी चाल को कम किया गया है। तो यहाँ पे पुनः करके आप इसकी चाल को कम कर दीजिए। कैसे करेंगे कम? माइनस लगाएंगे हैं। जब हमको कम करना पड़ता है, जैसे किसी वस्तु को हमें कम करना है तो उसको या तो काटेंगे, तोड़ेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे। तो कम करने का मतलब है माइनस। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे पुनः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, कम करने पर चाल कितनी हो जाएगी इसकी? बताइए, चाल पहले कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितनी हो जाएगी? कम कर दीजिए, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूरी आपकी वही है, क्योंकि कुल दूरी कितनी है आपकी? कुल दूरी आपकी वही है, कितनी? 480 किलोमीटर। अब आप समय निकाल लीजिए, तब लगा समय, तब लगा समय, इसको मान लीजिए T2। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी अब कितनी है? उतनी दूरी है 480 किलोमीटर। अब चाल आप कितनी लिखोगे? जो आपने कम की है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आपको घंटे में बचेगा, किलोमीटर कट हो जाएंगे, तो 480 अपॉन 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक, इन दोनों शर्तों को आप ध्यान से समझिए कि रेलगाड़ी की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, दूरी आपकी 480 किलोमीटर है, तब लगा समय आपका होगा 480 बटे x घंटा। कैसे? सूत्र से, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, अब हमने रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। कम करने का मतलब लेस माइनस, तो चाल में कम कर देंगे 8, चाल x थी तो x में 8 कम कर दिए, x माइनस 8 किलोमीटर बराबर है। कुल दूरी आपकी वही है 480 किलोमीटर। कितनी लिखी हुई है? 480 किलोमीटर।
तब लगा समय, तो आपका लगा समय कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू, ये T1 T2 मान लिए, बार बार न लिखने पड़े, तो दूरी बटे चाल, दूरी आपकी 480 किलोमीटर है। चाल अब जो घटा बढ़ा के जो भी घटाई है या बढ़ाई है वो लिखेंगे, तो आपकी 480 बटे x माइनस 8 होगी। फिर क्या करेंगे, अब आप प्रश्न पे आइए। रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक समय लेती है। जब आपने चाल कम कर दी तो आप जो है 3 घंटे लेट पहुंच रहे हैं। जैसे सपोज दैट हम अपने आप पे एग्जाम्पल लें, जैसे हम कहीं आप जा रहे हैं, कोई निश्चित चाल से जा रहे हैं, किसी डिस्टेंस को तय करना है, तो मान लीजिए आप 2 घंटे में पहुंचते हैं, ठीक। अब आपकी चाल कम कर दी, चाल का मतलब धीरे धीरे चल रहे हो और दूरी आपकी वही है, तो निश्चित है 2 घंटे में तो नहीं पहुंच पाओगे, है, आपको ज़्यादा समय लग सकता है। कहो 3 घंटे में पहुंचो, 5 घंटे में पहुंचो, तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोगों को T1 जो प्रारंभिक समय से जो बाद का समय है वो 3 घंटे अधिक ले रहा है, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो ये इक्वल कब होंगे, जब दोनों इक्वेशन को इक्वलिटी का रूप दे देंगे, तो T1 + 3 इक्वल टू T2, ठीक, इक्वल हो गए। बाद का समय 3 घंटे अधिक था, पहले का बढ़ा दिया तो आप इक्वल हो जाएंगे। तो T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू देखिए, T1 लिखा हुआ है 480 बटे x प्लस का 3, और T2 कितना होगा, T2 आपका लिखा हुआ है 480 बटे x माइनस 8 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग जो है पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद इसे जो है सॉल्व करेंगे, ठीक। इतना आप नोट करिए। अब देखिए इक्वेशन वो ले लिया हमने, अब इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, एक द्विघात समीकरण का रूप बना लीजिए, यही हमारा टारगेट है, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसा करिए 480 बटे x को पक्षांतर कर लीजिए, तो 3 बराबर आपका रहेगा 480 बटे x माइनस 8, ये तो आप वहीं पे थे, हैं। अब ये प्लस की संख्या आपकी जब जाएगी उस साइड में तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 480 बटे x, हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों को लेंगे, ये भिन्न बन गई है आपकी, फ्रैक्शन बन गया है। तो 3 बराबर 480 आप कॉमन ले लीजिए, 480 कॉमन ले लिया, तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बचा, 480 खत्म हो गए वहाँ से, है। अच्छा यहाँ पे क्या करिए, तो गुणा का पक्षांतर भाग 3 के बटे में आएंगे 480, और बराबर यहाँ पे आपका बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, है। 3 से कट कर लीजिए, तो 1/3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 6 18 160 बचे, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। अब हैं क्या ले रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है। इसको लासा कहते हैं, लासा आपने पढ़ा होगा, लासा लघुत्तम समापवर्तक करके होता है। तो आप दोनों आ जाएंगे आप यहाँ पे x और x माइनस 8, है। x माइनस 8 कट हो जाएगा, x एकम यानी x का गुणा होगा यहाँ, तो x एकम x माइनस, है। अच्छा अब की बार में x कट होगा तो x माइनस 8 का यहाँ पे मल्टीपल होगा, x माइनस 8 का, तो x माइनस 8 एकम x माइनस 8, ठीक। और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/160 बराबर, यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, तो x² माइनस का 8x बचेगा, है। ऊपर माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस x प्लस 8, x से x कट जाएगा, तो आपका फाइनली जो है इक्वेशन जो रहेगा, तो 1/160 बराबर ऊपर 8 बचे और नीचे आपका बचा x² माइनस का 8x। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल, तो x² माइनस 8x एकम x² माइनस का 8x, और 160 में गुणा होगा 8 का, है। तो x² माइनस का 8x बराबर 8 शून्य का शून्य रहेगा, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12, 1280 को फाइनली यहाँ पे लाइए। एक लास्ट इक्वेशन आपका लिख रहे हैं, तो ये रहेगा x² माइनस का 8x माइनस का 1280 और बराबर 0, ठीक। तो ये आपका एक ऐसा इक्वेशन है जो आगे सॉल्व करने पे हम लोगों को रेलगाड़ी की चाल बता देगा। तो क्वेश्चन आपने लगभग समझा होगा, थ्योरिकली क्वेश्चन था, बड़ी थ्योरी का सवाल, आपको सही से सॉल्व करना पड़ेगा, उसको 1 बाई 1 स्टेप को पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या स्टेप कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हमने जो इक्वलिटी का निशान लगाया था, इक्वल जब तब लगाएंगे जब आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो प्लस का 3 उस साइड में था, तो जब आप +3 इस साइड में करेंगे LHS में, तब दोनों पक्ष बराबर होंगे, ठीक। इसे आप नोट भी कर लेंगे, हम इक्वेशन बना रहे हैं, केवल इक्वेशंस को सॉल्व करना ये आगे की मैकेनिज्म है, आगे की क्रियाविधि है, नोट करिए इसे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इनको बड़ी ध्यान से थ्योरी देखिए, थ्योरी आपको यदि समझ में आ गई
तो आप इक्वेशन बना लेंगे। थ्योरी अनक्लियर रही माइंड में तो आपका इक्वेशन बनाना संभव नहीं, बिल्कुल आएगा ही नहीं। ठीक, तो हम लोगों को चाहिए कि थ्योरी पे विशेष फोकस होना चाहिए, विभिन्न तरीक़ों से आपको उसको सीखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी इक्वेशन बनाना है, इन सभी में इक्वेशंस बनाने हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। पहले तो क्षेत्रफल जो होता है एक तरीके से जो एरिया होता है उसको मापने की इकाई होती है स्क्वायर यूनिट है। जो भी यूनिट हमें दिया जाता है, यूनिट जैसे मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो उसको जब मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं उसका, तो उसका यूनिट जो रहता है वो वर्ग मात्रक रहता है, वर्ग मीटर हुआ, वर्ग सेंटीमीटर हुआ, ये बात समझें। अच्छा, एक आयताकार भूखंड है, आयत के आकार का भूमि का खंड है, एक भूमि का खंड है जो कि एक आयत के रेक्टेंगल के आकार का है। आयत आपने देखे होंगे, आयत इस टाइप का एक आयताकार भूखंड है आपका, ये रहा आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल, हिंदी में से हम आयत कहते हैं। ठीक, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आयताकार भूखंड बना हुआ है, किसी भूमि का खंडित भाग है, ये टूटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग है, तो आयताकार भूखंड हो गया ये है। इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दे रहे हैं। तो प्रश्नानुसार आपको जो दिया गया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे आप कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया गया है सिस्टम से इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर है, 528 वर्ग मीटर दिया गया है। यानी इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले तो ये समझे क्षेत्रफल होता क्या है, कहाँ पे होगा ये है, आयत मतलब क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में समझिए। आयत ने, इस आयत के स्ट्रक्चर ने जितना भी हमारा ये सरफेस बोर्ड का जो एरिया घेरा हुआ है, यही आपका क्षेत्र या क्षेत्रफल है। ठीक, तो आयत ने देखिए कितना घेरा हुआ है, इसको हम रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस तरीके से आप समझिए, ये आपका एक तरीके से क्षेत्रफल है। जो आयत ने अपनी चारों भुजाओं से बोर्ड को घेरा हुआ है, तो जो घेराव है आपका वही आपका क्षेत्रफल का रूप है, क्षेत्रफल का प्रतिरूप है। तो आपका क्षेत्रफल समझ गए आप, हैं, ये आपका अंदर का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है। तो इसका क्षेत्रफल ये दे रहे हैं, ये पूरा मेजरमेंट करके इन्होंने दिया है 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में मापी जाएगी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। सबसे पहले तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आप समझिए क्या होती है। लंबाई ये बड़ी वाली भुजा होती है, जो बिग साइड है ये आपकी क्या है, ये आपकी लेंथ है, लंबाई है। ठीक, यहाँ भी लंबाई होगी, इसे लेंथ कहते हैं। और जो छोटी साइड दिख रही है आपको, ये आपकी चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे आप चौड़ाई लिख सकते हैं, चौड़ाई, इसको ब्रेथ कहते हैं, बी से प्रकट करते हैं। ठीक, लंबाई को एल से व्यक्त करते हैं इस तरीके से। तो लंबाई आमने सामने होगी, चौड़ाई आमने सामने होगी, पूरा घिरा हुआ हिस्सा आपका क्षेत्रफल है। ठीक, तो लिखा हुआ है प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका है 528 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्योंकि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में मापेंगे, ये भी थोड़ा अलर्ट कर दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब क्या है, चौड़ाई का डबल करिए, 1 अधिक करिए, तब वो लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे तब लंबाई को थोड़ा शो कर लीजिए। तो लंबाई शो करेंगे, जब लंबाई, इसकी लंबाई शो करेंगे तो चौड़ाई का डबल करना पड़ेगा, डबल का मतलब 2 का गुणा और 1 अधिक है, इतनी होगी आपकी चौड़ाई मीटर में लंबाई। क्षेत्र की लंबाई का वर्णन किया गया है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का डबल करिए, 2 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा है, तो चौड़ाई का डबल कीजिए, 1 अधिक कर दीजिए, जो भी आपका मिलेगा अब वो आपका क्या होगा, लंबाई होगी है। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने हैं। तो देखिए चौड़ाई मान के चलेंगे तभी रख पाएंगे यहाँ है। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। पता नहीं है, अज्ञात राशि है, तो आप x मीटर लेके चलेंगे है। चौड़ाई मान ली हमने x मीटर है। अब थोड़ा प्रश्न पे गौर करिए, क्षेत्र की लंबाई जो लिखनी है वो चौड़ाई का डबल करके 1 अधिक करके लिखनी है। तो आपकी लंबाई कितनी होगी, तो 2, चौड़ाई का मान रखिए x प्लस का 1 और मीटर। ठीक,
तो अगर हम चौड़ाई आप मान के चलें x मीटर, सपोज दैट x मीटर मान के चले, तो लंबाई होगी 2x + 1 मीटर है। चौड़ाई की डबल से एक अधिक करना है, ठीक। अब आपको लंबाई चौड़ाई मिल गए, किसके? आयताकार भूखंड के। हैं, आगे लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल, ये अंदर का जो पार्टीशन दिख रहा है वो क्षेत्रफल होता है। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने याद किया होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपका कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन मिल जाएगा आपको। लंबाई कितनी है आपकी? 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी मानी थी? x मीटर, और इक्वल टू यहाँ पे क्या चलेगा? 528 वर्ग मीटर। यहाँ भी वर्ग मीटर हो जाएंगे, दोनों यूनिट मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो आप मीटर स्क्वायर हटा दीजिए दोनों साइड से, इक्वेशन बना रहे हैं। अब आप गुणा कर लीजिए, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो आपका रहेगा 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे, x से कम x, और बराबर 528। 528 प्लस के हैं, आप LHS में ले आइए, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो कितना रहेगा? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 और बराबर 0, ठीक। ये आपका एक तरीके से आंसर रहेगा, जो कि आगे सॉल्व करने पर आपको सबसे पहले चौड़ाई देगा है। x की वैल्यू 2 आएंगी, हो सकता है एक नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए, है। तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी वो मानेंगे, क्योंकि लंबाई जो मापते हैं वो नेगेटिविटी नहीं होती है, लंबाई प्लस में होती है। तो सबसे पहले x का वैल्यू आएगा, है, वो होगी आपकी चौड़ाई। फिर उसको क्या करेंगे? लंबाई में रख देंगे 2x + 1 में, तो आपकी लंबाई आ जाएगी। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपको केवल और केवल अकॉर्डिंग टू हेडिंग जो पड़ी हुई है, आपको इक्वेशंस बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशंस। तो इसमें समझ गए होंगे आप, एक आयताकार भूखंड था, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें देखनी थी, क्षेत्रफल देखना था, है, और एक शर्त दी गई थी कि लंबाई है जो वो चौड़ाई से डबल है और एक अधिक है। तो चौड़ाई अगर मान के चलें तो लंबाई निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल में रख के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे भी मैनेज कर सकते हैं। थ्योरिकली क्वेश्चंस को केवल थ्योरी के माध्यम से समझिए। थ्योरी जितनी आपकी क्लियर होगी माइंड में, उतना ही समझिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल लगता हुआ चला जाएगा, क्लियर होगा, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है। ये आपके लगभग में थ्योरिकली क्वेश्चन फिलहाल के लिए समाप्त हो गए, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको भी इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक। इनमें सभी को इक्वेशंस बनाएंगे, आगे हम लोग इक्वेशन बना के उसे सॉल्व भी करेंगे, ठीक। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A का। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब होगा रोहन उसके पुत्र हुए, तो पुत्र की आयु ऑटोमेटिक कम होगी, माता जी की ज़्यादा होगी, ठीक। तो माता जी कितनी अधिक हैं? 26 वर्ष बड़ी हैं रोहन से। अगर रोहन की x आयु मान ली जाए, x वर्ष, आयु की तुलना, आयु की गणना करते हैं वो वर्षों में करते हैं, आपकी उम्र है जो, वो भी वर्षों में आप बोलते होंगे, हैं। हम भी अपनी आयु वर्षों में परिकलित करेंगे। और जो आपको दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब है 26 वर्ष बड़ी है, हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लें, और आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? रोहन आपका, जो रोहन की माता जी हैं, रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, ठीक। वर्तमान स्थिति है। अब आप 3 वर्ष आगे चलेंगे, तो हमने ये सब फॉर्मूले आपको पहले वीडियो में बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में। तो जब हम आगे के लिए आयु परिकलित करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, और पूर्व आयु निकालते हैं, पहले की आयु निकालते हैं तो माइनस चिन्ह आता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है, अब उसकी 10 वर्ष वर्तमान आयु है। अब वर्तमान आयु से अब आगे की आयु परिकलित करेंगे, 5 वर्ष बाद वो कितने का होगा? तो 10 + 5 बराबर 15 वर्ष का होगा। मान लीजिए 3 वर्ष पहले वो कितनी आयु का था व्यक्ति? तो 10 - 3 बराबर 7 वर्ष का था, ठीक। पहले के लिए माइनस और बाद या पश्चात के लिए प्लस का चिन्ह आता है, ठीक। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु अज्ञात राशि है, तो आप मान के चलेंगे इक्वल टू x ईयर का है, x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु मान ली आपने x वर्ष, है, क्योंकि हमें रोहन की ही आयु ज्ञात करनी है, अज्ञात राशि है। यहाँ पे एक बात लिखेंगे, चूंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ जो ये वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो माता जी की आयु x + 26 वर्ष होगी। यहाँ पे लिखेंगे तब माँ की आयु कितनी होगी? x + 26 वर्ष, क्योंकि माता जी 26 वर्ष बड़ी हैं। ये भी वर्तमान आयु लिखी है, तब माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? यहाँ पे चाहें तो वर्तमान लिख लें, तो माँ की वर्तमान आयु आपकी कितनी होगी? x + 26 वर्ष। दोनों की आयु समझ गए होंगे। रोहन की वर्तमान आयु अगर x वर्ष मान ली, अब माता जी बड़ी हैं, जो एक तरीके से रोहन की मम्मी की आयु है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो कहने का मतलब तो माँ की आयु कितनी होगी? x + 26 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष बाद चलिए आप पहले, तो 3 वर्ष बाद का एक शब्द और बताया था हमने, पश्चात, तो इसके लिए प्लस चिन्ह आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। रोहन की आयु बताइए, रोहन की आयु कितनी होगी? रोहन की आयु, अभी रोहन कितने के हैं? x वर्ष के हैं, और 3 वर्ष पश्चात कितने को हो जाएंगे? x + 3 वर्ष के, x + 3 वर्ष के हो जाएंगे। ये हो गई रोहन की आयु 3 वर्ष बाद की। और माता जी की आयु निकाल लीजिए, तथा माँ की आयु, माँ कितने की हो जाएंगी? अभी x + 26 की हैं, और प्लस का 3 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएंगी x + 29 वर्ष की। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं, प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360 वर्ष हो जाता है। अर्थात यहाँ पे आप रोहन की आयु लिखेंगे, गुणा करके माँ की आयु लिखेंगे, ये 360 वर्ष हो जाता है। लेकिन लेनी आपको 3 वर्ष बाद की आयु है। 3 वर्ष बाद की आयु जो है दोनों लोगों की, उनका गुणनफल 360 है, तो दोनों की आयु आप ले लीजिए और उनका गुणा कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर रहेगा x + 3 ये रहा रोहन की आयु, और माता की आयु क्या रहेगी? x + 29, और इनका गुणा करेंगे आप, गुणा का निशान लगाया हमने, और ये 360 है। आइए गुणा करें। सबसे पहले x का x में करेंगे तो x², फिर x का 29 में करेंगे प्लस का 29x, फिर 3 का गुणा करेंगे प्लस का 3x और प्लस ये 3 का 29 में करेंगे तो 30 × 90 होता है। तो आपका एक तरीके से ये कितना बचा? 9 × 27 7, 2 3 दूनी 6 और 2 8 87, और बराबर 260 360। अब क्या करेंगे? थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये चल रहा है आपका x² प्लस 29 और 30 32, तो 32x हो जाएगा, प्लस के 87, और ये 360 को इस साइड में लाइए, माइनस के 360 बराबर 0। थोड़ा इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो एक तरीके से इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस का 32x और माइनस का 360 में 87 घटाएंगे तो आपका एक तरीके से 273 बचेगा और बराबर 0। ये आपका एक इक्वेशन बन गया है, x² प्लस 32x प्लस माइनस 273 और बराबर 0। अगर इसको सॉल्व कर दें तो x की वैल्यू प्राप्त होगी, जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी रोहन की वर्तमान आयु। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग जो है थ्योरी को 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप, जितनी थ्योरी आपके दिमाग में क्लियर होगी उतना ही क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्ट में बेस्ट होगा, द बेस्ट होगा। ठीक, इसलिए थ्योरिकली क्वेश्चंस को बड़े शालीनता से, बड़े विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से बार बार सुन के, वीडियो के माध्यम से, यानी हर तरीके से बड़े बारीकता से आपको सुनना है। ठीक, तो ये तो रहे आपके एक्सरसाइज 4A के सभी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4A खत्म हो चुकी है। आगे हम जल्द ही वीडियो आपका जो अपलोड करेंगे, थोड़ा 10th क्लास का वीडियो लेट अपलोड हुआ ये वाला है, लेकिन जो हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपका वीडियो अपलोड किया जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अगर प्रॉपर समझ में आया है तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने मित्रों में और स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक, और जो है बड़े ध्यान से पढ़िए। ठीक, स्वस्थ रहिए, सही रहिए। जय हिंद, जय भारत।